हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है दो ध्रुव बनकर रह गए थे, दो केंद्र हो गए थे, पावर के दो सेंटर हो गए थे, और किस तरीके से जो दो ध्रुवीयता का सिद्धांत था, जो दो ध्रुवीयता थी, उसका अंत हुआ। किस तरीके से यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो गया, वो अलग अलग हो गई। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं साम्यवादी शासन के बाद शोक थेरेपी। देखिए यहाँ पर शोक थेरेपी का मतलब क्या था। शोक थेरेपी का मतलब था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अपनाया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का जो मॉडल था उसी को शोक थेरेपी कहा गया है। शोक थेरेपी का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसका हिंदी वर्जन बिल्कुल आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थे, उन्होंने एक मॉडल अपनाया और उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो दूसरी दुनिया के देश थे उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अपना लेना था। अब इसके बाद देखिए ये जो मैप दे रखा है, इसमें पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का मानचित्र ये दे रखा है। रूसी संघ थे जो, वो कौन कौन सी कंट्रीज थे, जैसे रूस के अंदर जितने भी साथ जो देश मिले हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश थे जो आपस में एक गठबंधन बनाकर काम कर रहे थे, यूएसएसआर के अंदर जो आते थे, और उसके बाद उनका विघटन हो गया था। तो ये बहुत सारे देश हैं जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं उस टाइम पीरियड में, जैसे कि जो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, तजाकिस्तान है। इस तरीके के जो देश थे वो यूएसएसआर के साथ मिले हुए थे, बाद में वो क्या बन गए थे, इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे। अब जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, सभी देश आपस में जो आज़ाद हो गए थे और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, तो उस टाइम पे कौन सी थेरेपी अपनाई गई थी, शोक थेरेपी अपनाई गई थी। देखिए ये शोक थेरेपी एक मॉडल था जिसमें मैंने अभी आपको बताया क्या चाहते थे वो जो शोक थेरेपी है उसके थ्रू चाहते थे कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अपनाया जाए। अब देखिए पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद वो आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, किसी व्यक्तिगत का उसके ऊपर स्वामित्व होता है या फिर किसी इंडिविजुअल के ग्रुप का उसके ऊपर जो है स्वामित्व होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वितरण, आय, उत्पादन, मूल्य, जो भी चीज़ें होती हैं उनका निर्धारण कौन करता है, मुक्त बाजार में किया जाता है। उनके मूल्य के आधार पर, उनके वैल्यू के बेसिस पर उनका जो है निर्धारण किया जाता है। और इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, जबकि साम्यवाद में क्या होता है, उसमें समूचे समाज का स्वामित्व होता है और उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर जो है इतना जोर नहीं दिया जाता। ठीक है। अब देखिए हमने अभी जो जिक्र किया साम्यवाद का, तो साम्यवाद क्या होता है, वो पूंजीवाद के अपोजिट एक प्रणाली होती है। इसमें एक ऐसी विचारधारा को अपनाया जाता है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। यानी कि आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से उसका जो अस्तित्व है उसको छोड़कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अब देखिए ये जो शोक थेरेपी अपनाई गई, इसमें क्या अपनाया जाने लगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा। जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको पीछे छोड़ा जाने लगा। हर एक देश को क्या करना था, अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था और उसी को अपनाना था। इसका मतलब ये था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाया जाए। और शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। देखिए अब यहाँ पर हम शोक थेरेपी की विशेषताएं पढ़ रही हैं। तो शोक थेरेपी की जो विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली विशेषता ये थी कि शोक थेरेपी की सबसे बड़ी मान्यता ये थी कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप क्या होगा, निजी स्वामित्व। मैंने अभी बताया था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है और जो स्वामित्व होता है वो कैसा होता है, निजी स्वामित्व होता है, किसी का व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर स्वामित्व होता है, ना कि संपूर्ण समाज का होता है। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता क्या थी, वो चाहती थी कि सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला जाए और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की जाए। ये क्या थी, दूसरी विशेषता थी जो शोक थेरेपी है उसकी। और उसके तहत क्या किया गया, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। देखिए पहले सामूहिक खेती को अपनाया गया था, सभी लोग साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या किया गया, पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई। इसके बाद देखिए
तीसरी जो विशेषता थी वो क्या थी कि शॉक थेरेपी है उसको अपनाने के बाद माना जाने लगा कि जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही जो है डेवलप की जा सकती है। यानी कि हम अपनी जो भी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे। तो शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद ये माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाना चाहिए। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे तो इसका कारण क्या है कि मुक्त व्यापार को पूरी तरह से अपनाया जाना चाहिए। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन आना चाहिए, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता होनी चाहिए, मुक्त व्यापार की नीति जो है वो भी अपनाई जानी चाहिए। यानी कि हम जो भी विदेशी व्यापार कर रहे हैं उसको हम जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे उतने ही ज़्यादा हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया गया कि जो खेमे के हर एक देश को, यानी कि देखिए पहले जो गठबंधन बने थे उन सब में क्या किया गया, जितने भी गठबंधन थे, जितने भी खेमे थे, उनमें से हर एक देश को एक दूसरे देश से जोड़ने की बजाय क्या किया जाने लगा, पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा जाने लगा। पहले क्या था कि एक ग्रुप बना रखा था, उसमें ग्रुप के अंदर के जितने देश थे, यानी कि USSR के अंदर जितने देश थे वो देश आपस में व्यापार करते थे। लेकिन अब क्या किया जाने लगा, एक दूसरे के साथ व्यापार करने की बजाय, एक दूसरे के साथ जुड़ने की बजाय क्या किया जाने लगा, जो पश्चिमी देश थे उनके साथ सीधा व्यापार होने लगा। और इस तरीके से धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया, यानी कि वो आपस में कनेक्ट हो गए। दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना शुरू करने वाले थे। यानी कि जो संगठन था, जो USSR था, उसके अंदर जितने भी देश थे उसमें बहुत सारी एजेंसी और संगठन बनाए गए और उन्हीं के थ्रू जो है व्यापार करने की और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की गई। अब देखिए ये तो थी शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे? शॉक थेरेपी के बहुत सारे परिणाम निकले लेकिन वो सही नहीं थे। मतलब कहने का ये है कि शॉक थेरेपी जिस सोच के साथ अपनाई गई थी वो सोच उनकी सही सिद्ध नहीं हुई, उसके बहुत ही बुरे परिणाम निकले। तो पहला परिणाम क्या था कि शॉक थेरेपी की वजह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को जो है बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। किस तरीके से झेलनी पड़ी? रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% लोगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना पड़ा। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसी वजह से उद्योगों का क्या हो गया, मटियामेट, यानी कि सारे के सारे उद्योग जो हैं वो नष्ट हो गए। और इसको क्या कहा गया, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से इसको जाना जाने लगा, क्योंकि जो उद्योग हैं वो बिल्कुल बंद हो गए थे, उनको सस्ते दामों में बेचा जाने लगा था। इसके बाद देखिए जो जितने भी उद्योग थे उनकी कीमत कम से कम लगाई। क्यों? क्योंकि उनको बेचना उनके मालिकों की मजबूरी हो गई थी, उनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हर जगह उनको नुकसान हो रहा था। इस वजह से उनको कम कीमत पर ख़रीदा जाने लगा और जो मालिक थे वो भी मजबूर थे उनको कम कीमतों पर बेचने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा परिणाम था वो क्या था शॉक थेरेपी का, वो ये था कि जो रूसी मुद्रा होती है रूबल, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति में बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ जाती हैं और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि छोटी सी चीज़ को ख़रीदने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि पैसे की कीमत कम हो जाती है। मुद्रा की जो वैल्यू होती है, करेंसीज की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और वस्तुओं के जो मूल्य होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमें सिर्फ सब्जियां लाने के लिए भी थैला भरकर पैसे लेकर जाने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा जो है पैसे की कीमत घट जाती है। इसके बाद क्या हुआ, जो सामूहिक खेती की प्रणाली अपनाई गई थी उसको बंद कर दिया गया और लोगों ने जो है खाद्यान्न सुरक्षा उनकी जो थी वह मौजूद जो है उनके पास मौजूद नहीं रही थी और रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
1989 की तुलना में कहीं नीचे था। यानी कि ये भी एक परिणाम था शॉक थेरेपी का, क्या कि जो आयात थे वो बंद हो गए थे, जो निर्यात थे वो बंद हो गए थे और आयात करना शुरू कर दिया गया था। अब देखिए, आयात ज़्यादा हो रही हैं और निर्यात नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। व्यापार संतुलन कब होता है? जब हमारे आयात कम होते हैं और हमारे निर्यात ज़्यादा होते हैं, उसी सिचुएशन को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जो आयात थे वो ज़्यादा हो गए थे और जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी है वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी। अब देखिए, जीडीपी क्या होती है? हमारे जो सभी सेक्टर्स हैं उनमें जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी उत्पादन होता है, उनको जीडीपी कहा जाता है। अगर हमारी जीडीपी कम है, इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है। इसके बाद जो अगला परिणाम था वो क्या था? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। जितनी भी सरकारी रियायतें थी उनके खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए और मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। हाशिए पर आने का मतलब है कि लगभग उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनकी सामाजिक जो स्थिति है और आर्थिक जो स्थिति है वो चरमरा गई थी। और इसी बीच देश में क्या हुआ? एक माफिया वर्ग का उत्थान हुआ। देखिए, माफिया वर्ग वो होता है जो अपनी बातें मनवाते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, लोगों को डरा धमका कर उनसे अपनी बातें मनवाते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ग थे वो उभर कर सामने आए और उन्होंने अधिकतर जितने भी आर्थिक गतिविधियां थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और निजीकरण होने लगा। अब देखो, निजीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन हम कह सकते हैं, जितने भी सामूहिक कार्य हो रहे थे वो सब कैसे होने लगे? व्यक्तिगत रूप से होने लगे, इंडिविजुअल का उनके ऊपर अधिकार होने लगा। और इसी की वजह से बहुत सारी विषमताओं ने जन्म लिया, यानी कि डिफरेंसेस बहुत सारे आ गए समाज के अंदर। और जो पूर्वी सोवियत संघ है उसमें शामिल रहे गणराज्य, खासकर कि रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच क्या हो गया? तीखा विभाजन हो गया, यानी कि समाज जो है वो गरीब और अमीर में बंट गया। इसके बाद देखिए, जो पूर्वी सोवियत संघ में रह रहे थे उनमें विभाजन हो गया। और इसके अलावा देश के संविधान, जितने भी जो देश थे, जैसे कि यूएसएसआर अलग हुआ तो उस टाइम पे जिन भी देशों के संविधान थे वो हड़बड़ी में तैयार किए गए थे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उनको तैयार नहीं किया गया था, उनको जल्दबाजी में तैयार किया गया था। तो इसी वजह से रूस के साथ साथ जो अधिकांश देश थे उसमें क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। अब देखो, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास सारी पावर आ जाती है तो आप सोच सकते हैं कि उस देश में किस तरीके से कानून बनाए जाएंगे। सारे कानून कैसे बनाए जाएंगे? अपने अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसमें क्या है, एक तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ना तो राष्ट्रपति खुद से कोई डिसीजन ले सकता है, ना ही अकेला प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। अगर हम अपने देश के संविधान में बदलाव भी करना चाहते हैं या फिर कोई नया कानून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन देशों में क्या था कि जो संविधान है वो जल्दबाजी में तैयार किया गया और राष्ट्रपति को ही क्या बना दिया? कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया। अब जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सारी शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलते, उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होते हैं और बैड इफ़ेक्ट ही होते हैं। उन्हीं का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले 10 वर्षों के लिए अपना पद बहाल किया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये नियम बनाया कि जो राष्ट्रपति है उसके पास सारी पावर है, ठीक है। और अपने आप को जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना कार्यकाल पहले कितना बताया? 10 वर्ष बताया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? इसको और आगे आने वाले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। अब अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है तो वो तो लाइफ टाइम राष्ट्रपति रहेगा ना। अगर ऐसा कोई प्रोसीजर होता तो कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो राष्ट्रपति का पद छोड़े या फिर प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़े। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने क्या किया? पहले अपने आप को 10 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया, बाद में क्या किया? ये जो टाइम लिमिट थी, समय सीमा थी, उसको आने वाले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब इन्होंने ऐसे जो है कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए कि राष्ट्रपति को जो है अकेले फैसला लेने का अधिकार है
उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी असहमति प्रकट नहीं कर सकता। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं? वो तो एक तरीके से तानाशाही हो जाएगी। इसके अलावा रूस सहित और भी बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो सन 2000 में यानी कि अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना उन्होंने शुरू किया। और इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण क्या था? खनिज तेल था और प्राकृतिक गैस थी। इसके अलावा जो धातु प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात वो कर रहे थे, उन सब की वजह से काफ़ी लंबे टाइम बाद उन्होंने क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया। उसके डेवलपमेंट की शुरुआत 10 साल बाद हुई। अब रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान जो हैं वो तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र में तेल की पाइपलाइन गुजरने के लिए जो है यहाँ पर फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको भी इसके लिए जो है किराया मिलता था एक केविस में, और एक हद तक विनिर्माण का कार्य भी वहाँ पर शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो शॉक थेरेपी चलाई गई थी उसके कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकले, उसके दुष्परिणाम ही निकले थे। इसके बाद देखिए संघर्ष और तनाव। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी है। इससे स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। यानी कि क्या हुआ कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जो सभी देश थे वो अपना डेवलपमेंट चाहते थे, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। और रूस के जो 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, उनमें क्या हुआ? अहिंसक जो है एक तरीके से हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, मतलब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिए। अब देखिए ये जो अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ के जो संविधान है वो हड़बड़ी में तैयार किए गए, उनमें अच्छे तरीके से जो है डिसीजन लेने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो एक ही इंसान को सौंप दी। अब एक इंसान के हाथ में सौंप दी, इसका मतलब क्या? निरंकुश शासन वहाँ पर चल रहा है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है जो वहाँ का शासक बना है, वो अपने मनमानी से काम करेगा। लेकिन जो जनता है उन्होंने क्या किया? उनका एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। वहाँ पर गृहयुद्ध चलते रहे और पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष भी चले। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मीनियाई अलग होकर अर्मीनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृहयुद्ध कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग देश थे वो अलग अलग तरीके से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने विरोध किया अपने शासकों का और आंदोलन किए। इसके अलावा यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाए गए। बहुत सारे देश थे जो नदी जल के सवाल पर आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारे देश थे जो आपसी स्वतंत्रता को लेकर लड़ रहे थे। इसी वजह से जैसे मध्य एशियाई जो गणराज्य हैं उनमें हाइड्रोकार्बनिक जो पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है, इससे गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। देखिए जब भी जो सभी देश थे उनको पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विशाल भंडार हैं पेट्रोलियम के, हाइड्रोकार्बनिक जो संसाधन हैं उनके, तो क्या होने लगा? सभी लोगों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जितनी भी तेल कंपनियां थी और जो भी बाहरी ताकतें थी उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और उनके बीच भी जो है एक तरीके से हम युद्ध स्टार्ट हो गया। इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन उनके बीच फिर भी जो है आपस में विरोध एक तरीके से बन गया था। ये क्षेत्र जो है रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है और पश्चिम एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाना हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों का भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक के युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया।
यानी कि इधर से चीन चाहता है कि वो वहाँ पर व्यापार करे, वहाँ से अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको मिले और अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो उसको डेवलप कर सके। इधर से जो रूस है वो चाहता है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उन सबको रूस के ही प्रभाव में रहना चाहिए, रूस का कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है एक छोटी सी कंट्री थी यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, वहाँ पर भी उसको शांतिपूर्वक डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। चेक और स्लोवाकिया 2 अलग अलग देश बन गए। लेकिन सबसे गहन संघर्ष कहाँ पर हुआ था? बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र में जो गणराज्य थे यूगोस्लाविया, उसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ। 1991 में यूगोस्लाविया जो है कई अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड हो गया। क्यों हो गया? इन्हीं गृह युद्धों की वजह से, ठीक है। और इसमें जो है बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये देश शामिल थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पर किसको हस्तक्षेप करना पड़ा? नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। नाटो क्या था? एक अलग ग्रुप बना दिया गया था, जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था ताकि कोई दूसरी जो विदेशी पावर्स हैं वो उनके ऊपर हमला करें तो वो एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की रक्षा करें। और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो देखिए कितने बुरे परिणाम हुए। जो 2 ध्रुवीयता थी उसकी वजह से पहले 2 बड़े सेंटर बन गए और फिर क्या हुआ, वो आपस में जो है अलग हो गए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाए, उनके बीच में कुछ ना कुछ जो है ऐसी सिचुएशन आती रही जिसकी वजह से वो एक अलग रूप में बिखर गया, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी। और उसके बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अलग अलग जैसे कि शॉक थेरेपी अपनाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ बुरे ही इफ़ेक्ट हुए और आपस में गृह युद्ध छिड़ने लगे। इसके बाद देखिए भारत और सोवियत संघ। देखिए भारत और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और अब भी अच्छे ही चल रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। देखिए सोवियत संघ के अंदर शामिल नहीं था भारत, लेकिन फिर भी भारत और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहे हैं। अब देखिए अगर उसके हम आर्थिक मामलों की बात करें तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां थी उनसे मदद मिली है, और ऐसे टाइम में मदद मिली है जब किसी से भी मदद मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता था। अब देखिए जो भारत में जितने ये जो लगाए गए हैं इस्पात के कारखाने, लौह और इस्पात केंद्र जो भी बनाए गए हैं, जैसे कि भिलाई बोकारो में जो बनाए गए हैं वो रूस की सहायता से बनाए गए हैं, ठीक है। और विशाखापट्टनम में भी जो बनाए गए हैं ये सब जो है सोवियत संघ की मदद से बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी जो हैं उनमें भी आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल जो मदद थी वो हमें किससे मिली है? सोवियत संघ से मिली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने पूरी तरीके से मदद की है भारत की। और भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी, उस टाइम पे सोवियत संघ ने क्या किया? रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया। देखिए अभी जो व्यापार का माध्यम है वो क्या है? डॉलर है, लेकिन उस टाइम पे जो सोवियत संघ है उसने रुपये को माध्यम बनाया, जो कि भारत की करेंसी है, और भारत के साथ व्यापार किया। इसके बाद अगर बात करें राजनीतिक संबंधों की तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। देखिए जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी सोवियत संघ ने भारत का ही साथ दिया था। अब भारत का साथ कैसे दिया? देखिए जो जितने भी एक तरीके से कह सकते हैं हम, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के जितने भी स्थायी सदस्य हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इन सभी 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी कि कोई भी जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें अगर इन 5 में से निषेधाधिकार, कोई भी अगर 5 में से कोई भी एक देश मना करता है कि ये डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हालांकि ऐसे टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन जो जो भी सोवियत संघ है उसने भारत को साथ दिया था। तो जो भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध हैं वो भी हम कह सकते हैं कि हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हमने पढ़ा है कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे सोवियत संघ ने किसकी मदद की थी? भारत की मदद की थी। इसके बाद अगर सैन्य शक्ति की बात करते हैं
तो जो सैनिक जैसे कि जितने भी हथियार हम कह सकते हैं, वो सब जितनी भी नई जो सैन्य टेक्नोलॉजी हैं वो भी भारत को कहाँ से मिलती हैं, सोवियत संघ से ही मिलती हैं। सोवियत संघ ने भारत के साथ बहुत सारे ऐसे समझौते किए हैं जिसमें उन्होंने सैन्य उपकरण भारत को प्रोवाइड करवाए हैं। अगर हम बात करते हैं संस्कृति की, तो जो हिंदी फिल्म है और भारतीय संस्कृति है वो सोवियत संघ में बहुत ही लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की है, वहाँ पर गए हैं। और पूर्वी साम्यवादी जो देश हैं और भारत है, उनके संबंध भी लगभग अच्छे ही रहे हैं। अब देखिए, जो रूस और भारत हैं वो कैसी सोच रखते हैं, इससे पहले थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ बहुत ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस से आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर में जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भारत और रूस है उसके संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, और भारत और सोवियत संघ जो है उन्होंने एक साथ मिलकर हमेशा से ही काम किया है, एक दूसरे की आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत ही मदद की है। अब देखिए, जो भारत और रूस हैं उन दोनों का सपना क्या है। उन दोनों का सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व हो। अब देखिए, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि कोई एक सेंटर ना हो वर्ल्ड पावर का, जो पावर है वो अलग अलग लोगों के पास हो, अलग अलग जो है हाथों में सौंपी जाए। अब देखिए, जब पावर अलग अलग हाथों में होती है तो वहाँ पर निरंकुश शासन नहीं होता। वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी के हितों के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। अगर किसी एक इंसान के हाथ में सारी पावर आ जाती हैं तो उसको क्या रहेगा, किसी का कोई डर नहीं है, उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अभी जैसे हमने पढ़ा था, जो अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहले अपने आप को 10 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया, फिर उनके पास सारी पावर थी इसलिए उन्होंने 10 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा लिया। ठीक है, अगर इस तरीके से शासन चलेगा तो क्या होगा, वो जो है एक तरीके से राजतंत्र जैसा काम हो जाएगा, जैसे कि राजा के हाथ में सारी पावर है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन रूस और भारत का सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जितनी भी शक्तियाँ मौजूद हैं उनकी सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो। यानी कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो सभी देश उसको अपने ऊपर हमला माने और एक दूसरे की मदद करें और एक साथ मिलकर उनके साथ जो है कार्रवाई की जाए। जैसे मान लो अब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं, वो इनका डिसीज़न लेती हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यूएनओ के बारे में। इसके अलावा क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान जो है बातचीत से ही हो जाए। गृह युद्ध या फिर जो है जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर और भी बहुत सारे वॉर हुए हैं, उन जैसी समस्या ना आए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएँ। जैसे कि अभी पढ़ा था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो सभी के हितों में फैसले लें, क्योंकि उसमें कोई एक देश शामिल नहीं है, सभी देशों से लीडर्स को चुना जाता है। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। देखिए, जब रूस भारत को अपने हथियार बेच रहा है तो इससे रूस का भी फ़ायदा है, और क्योंकि रूस के लिए भारत एक बड़ी मार्केट बन जाता है, और भारत को भी फ़ायदा है कि वो अपनी सैनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वहाँ से हथियार ले सकता है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही मिलता है, लेकिन भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक तो क्या है कि वो वहाँ से हम हथियार खरीदते हैं तो उनको भी तो एक विश्व बाजार की ज़रूरत होती है। अगर हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है तो उसको बेचने के लिए हमें मार्केट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से विश्व जो मार्केट है, वर्ल्ड जो
एक तरीके से कह सकते हैं विश्व बाज़ार जो है वहाँ पर भारत जो है एक महत्वपूर्ण उनके लिए हो जाता है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण आयातक देश है, क्योंकि वो वहाँ से जो है तेल का भी आयात कर रहा है, जो सैनिक हथियार हैं उनका भी आयात कर रहा है, तो उनके लिए एक बाज़ार का काम करता है। और जो उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की, इसलिए वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणुविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की है। इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं, यानी कि भारत और रूस का जो लेन देन है आपस में वो बिल्कुल ही अच्छा चल रहा है, और जो भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन सब में भारत ने और रूस ने हमेशा भारत को सहयोग दिया है, सपोर्ट किया है। इसके बाद चैप्टर जो ख़त्म होता है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको सोल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।